हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट फर्स्ट। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट सेकंड। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके हमारा पार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट आप पढ़ सकते हो। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो हीटिंग होती है वायर्स में वो क्यों होती है। तो when a battery is connected to a circuit and the current flowing through conducting wire, then the chemical energy stored in battery contributes to kinetic energy of free of electrons। यानी जब भी किसी बैटरी को सर्किट में ऐड किया जाता है या ज्वाइन किया जाता है तो जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोशन करना शुरू कर देते हैं, गति करना शुरू कर देते हैं। इसके कारण जो कंडक्टर ओपन होता है उसके जो एटम्स होते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं ये एटम के साथ में कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, जिसके कारण एक तो जो इनकी गति है धीरे धीरे कम हो जाती है, स्पीड इनकी डिक्रीजेज हो जाती है और इन कोलिजन के कारण जो एनर्जी वेस्ट हुई है वो थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है। आगे दे रखा अपना कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द एटम्स ऑफ कंडक्टर एंड इन द प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, यानी जो इनकी काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, और जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। दिस इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी इज यूज, यानी कि ये जो इफेक्ट है ये बुरा तो है ही लेकिन इसका अपन यूज भी कर सकते हैं। किसमें? जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हुई अपनी, इलेक्ट्रिक हीटर हुआ या इलेक्ट्रिक गीजर हुआ, इन चीजों में अपन इसको यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद है टू फाइंड द हीट जनरेटेड फ्रॉम द थर्मल इफेक्ट, यानी कि एक जो कंडक्टर है उससे अपन कितनी हीट प्राप्त कर सकते हैं और उसको किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, यानी लेट आर इज द रेजिस्टेंस, यानी कोई भी कंडक्टर अपन ने लिया उसका रेजिस्टेंस आर है और उसके अंदर जो करंट अपन ने फ्लो की, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव कर रहे हैं तो करंट आई इस साइड में मूव करेगा अपोजिट साइड में, जैसे अपन ने पिछले पार्ट में बात की थी कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट साइड में फ्लो होता है। तो लेट आर इज द रेजिस्टेंस, आई इज द करंट एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यानी जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। देन तो वी नो दैट, अपन ने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, करंट इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू होता है Q अपॉन T एंड V इक्वल टू होता है IR। तो हीट जनरेटेड होती है जो, उसको अपन को पता है कि हीट उतनी जनरेट होगी जितना अपन ने वर्क किया है या जितनी काइनेटिक एनर्जी ने काम किया है उसे बोलते हैं वर्क। तो हीट जनरेटेड इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, W इक्वल टू Q इंटू V। अब V की वैल्यू ये रही और Q की वैल्यू अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो Q की वैल्यू और V की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर देते हैं, Q की वैल्यू IT इंटू IR। जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो I इंटू आई स्क्वायर, R इंटू टी टाइम T। तो इस तरीके से अपना फॉर्मूला जनरेट होता है, W इक्वल टू आई स्क्वायर R टू T, जहां पे I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टेंस, T है टाइम, कि कितने टाइम के लिए करंट I इसके अंदर फ्लो होता है। अब यहां से अपन इनका रिलेशन देख सकते हैं, जो हीट है या वर्क डन है
वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर आई स्क्वायर, यानी कि जब अपन हीट करंट को इंक्रीज करते हैं तो जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के रेशियोज में इंक्रीज होती है। इसी तरीके से जिस अनुपात में अपन रेजिस्टेंस लेते हैं उसी अनुपात में हीट जनरेट होते हैं, और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो की जाती है यह भी उस पर डिपेंड करता है। इस तरीके से अपन थर्मल इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो जनरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर या विद्युत ऊर्जा शक्ति क्या होती है, यानी कि वर्क डन पर सेकेंड व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो जितने टाइम में जितना करंट फ्लो होता है और जितने टाइम में जितना करंट के द्वारा वर्क होता है वो कहलाता है एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि टोटल वर्क डन इन टोटल टाइम, यानी टोटल टाइम में टोटल कितना वर्क होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को अपन P से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से और टोटल टाइम को T से। तो W के लिए अपना एक फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू W/Q, यहाँ से W आ जाता है W इक्वल्स टू QV, तो यहाँ आ जाता है QV/T। अभी अभी अपना एक हीटिंग का फॉर्मूला आया था नेक्स्ट जस्ट पिछले टॉपिक में, H या W इक्वल्स टू I² RT, वो भी अपन डाल सकते हैं यहाँ पे। तो I² RT/T, T से T कैंसिल, P इक्वल्स टू I² R। इस फॉर्मूले को अपन अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे अपन V की जगह और Q की जगह इनकी वैल्यू पुट कर दें, जैसे P इक्वल्स टू V की IR और Q की IT, Q बराबर IT होता है या I बराबर Q/T, फॉर्मूला पीछे पढ़ा है आपने, अपॉन T, T से T कैंसिल, तो I² R। इस तरीके से अपन पावर्स के और R के या Q के V के इनके बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, Q है यहाँ पे चार्ज है टोटल, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पोटेंशियल डिफरेंस, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R रेजिस्टेंस। यानी इस तरीके से जो पावर होती है वो अलग अलग कंडक्टर के वर्क पे, टोटल चार्ज द्वारा किए गए वर्क पे, टोटल टाइम पे, टोटल चार्ज पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे, करंट पे और रेजिस्टेंस पे किस तरीके से डिपेंड करती है वो अभी अपन ने यहाँ पे देखा। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन बिटवीन KWH एंड जूल। जो वर्क होता है उसकी यूनिट होती है जूल और KWH किलोवाट आवर, इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो KWH इक्वल टू होता है किलो, किलो को अपन 10⁻³ लिख सकते हैं, वाट आवर, आर को अपन 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो 10⁻³ इंटू 10⁻² यानी 100 इंटू 36, या एक बार थोड़ा लॉन्ग कर देते हैं इसको अच्छे से समझ में आए, 60 इंटू 3600 यानी 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू 36, इसको लिख सकते हैं 10⁵ 36 इंटू 10⁵, या कुछ बुक्स में इसको दे रखा है 3.6 इंटू 10⁻⁶
6 जूल पर सेकेंड, क्योंकि पावर के अंदर है ये रिलेशन, क्योंकि kWh लिया अपन ने तो यह आ जाएगा जूल पर सेकेंड। ओके, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी अपन ने थर्मल इफेक्ट पढ़ा, अब है मैग्नेटिक इफेक्ट। इन 1820 ओरेस्टेड परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच he observed that when electric current passes through conducting wire, then magnetic field is produced around the conducting wire and thus the magnetic needle near the wire is deflected। ये जो ओरेस्टेड था उसने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अनुसार अगर अपन किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण अगर कोई नीडल मैग्नेटिक नीडल उसके पास रखी हुई होती है तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी कि वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक जो उसकी स्थिति थी, सिचुएशन थी, उससे हट जाता है। जैसे एग्जांपल, पहले ये पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके। व्हेन देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी कि जब तक किसी कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं किया जाता है तब तक कोई भी उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट नहीं होता है और न ही नीडल में कोई डिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर एंड डिफ्लेक्ट द मैग्नेटिक नीडल। सेकेंड है, जब किसी कंडक्टर में किसी क्लोज सर्किट में करंट फ्लो किया जाता है और उसके अंदर कंडक्टर लगा हुआ होता है, यानी कि कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक करंट जनरेट होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसके कारण जो मैग्नेटिक नीडल है उसके पास में रखी हुई वो भी डिफ्लेक्ट होती है। थर्ड, इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर देन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल आल्सो चेंज, यानी जब अपन करंट की डायरेक्शन सर्किट में चेंज कर देते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो नीडल है उसकी भी जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। कैसे होती है, अब अपन डायग्राम से समझते हैं कि जैसे अपना ये सर्किट क्लोज है और अपन ने की को ऑफ कर रखा है, तो ये जो इनिशियल पोजीशन है इसकी नीडल की वो ठीक इसी तरीके से रहती है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब अपन सर्किट को क्लोज कर देते हैं, की ऑन कर देते हैं, तो उसमें सर्किट ऑन हो जाता है और करंट आई इधर से फ्लो होने लग जाता है। करंट आई इधर से फ्लो होगा तो ये क्या है, ये अपोजिट साइड में, यानी कि ये इससे दूर जाने की कोशिश करेगी, यानी डिफ्लेक्शन इस तरीके का होगा। अब अपन करंट की जो डायरेक्शन है, थर्ड पोजीशन, थर्ड सिचुएशन, स्टेप थर्ड, करंट की डायरेक्शन अपन अपोजिट कर देते हैं, यानी कि इधर से इधर। तो इसमें बैटरी की भी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी अपन को। बैटरी की डायरेक्शन चेंज करने के लिए अपन इधर नेगेटिव रख देते हैं और उधर पॉजिटिव रख देते हैं। अब करंट की डायरेक्शन ये हो गई। जब करंट इससे दूर कंडक्टर से दूर जाता है तो जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो इसके पास आने की कोशिश करती है। और एक और स्टेप होती है इसके अंदर कि इफ यू इंक्रीजेस द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इज इंक्रीजेज, यानी कि इफ वी इंक्रीजेज द करंट flowing through the conductor, deflection also increases. यानी कि अपन
करंट को इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। अगर इस साइड में इंक्रीज करते हैं तो ये और पास आने की कोशिश करेगी, अगर इस साइड में इंक्रीजेज करते हैं तो ये और दूर जाने की कोशिश करेगी। इसके साथ अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का भी ये पॉइंट क्लियर होता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी, तो इसके लिए 2 लॉज आर यूज्ड। इसके लिए 2 नियम बनाए गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के। सबसे पहला है राइट हैंड कॉर्क नियम, कॉर्क स्क्रू लॉ। According to this law, when a right-handed screw is rotated circularly and the point of screw goes toward direction of electric current, then the direction of rotation of screw will show the direction of magnetic field. यानी कि जब भी राइट हैंडेड स्क्रू को ऐसे करंट की साइड में क्लोज किया जाता है इस तरीके से, तो जो अपने उसके रोटेट होने की जो डायरेक्शन है इस तरीके से, वो क्या कहलाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सेकंड है राइट हैंड लॉ। According to this law, if conductor wire is held by the right hand such that the thumb in the direction of current of flow, the curved figures will represent the direction of magnetic field. यानी कि जो अपना राइट हैंड है उसके अंदर अपन जो कंडक्टर है उसको करंट, कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होने की है वो थंब की डायरेक्शन में हो, तो जो अपनी अंगुलियां जिस साइड में उसको पकड़े हुए है, मोड़ी हुई है, वो होती है उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस तरीके से 2 रूल है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के। फर्स्ट है राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल और सेकंड है राइट हैंड लॉ। उसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स। द नंबर्स ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो भी अपना कंडक्टर रखा हुआ है उसके अंदर से जितनी भी चुंबकीय लाइन, मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है वो कहलाती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस पास हो रही है वो कहलाती है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है वो होती है वेबर। इस तरीके से अपने ये मेन पॉइंट्स क्लियर होते हैं। इसके बाद एक और अपना लास्ट पॉइंट रह जाता है जनरेटर। तो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक करंट एंड जनरेटर। जनरेटर क्या होता है, जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि ऐसी डिवाइस, ऐसी युक्ति जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देता है वो कहलाता है जनरेटर। अब जनरेटर की एक विशेष सिद्धांत पे काम करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जनरेटर आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी जनरेटर 2 टाइप्स के होते हैं, क्योंकि जो करंट होती है वो भी 2 टाइप की होती है, डीसी करंट एंड एसी करंट। एसी करंट के लिए जनरेटर बना है अल्टरनेटिंग करंट। उसी तरीके से डीसी करंट के लिए डीसी जनरेटर या डीसी करंट जनरेटर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। इट हैज 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसके अंदर 4 इसके मुख्य पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आता है फील्ड मैग्नेट, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो। तो इसके लिए 2 बड़े चुंबक होते हैं एन और एस। ये बड़े चुंबक होते हैं जिनका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी अधिक होता है और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज्यादा होता है। उसके बाद आते हैं स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स जो आर्मेचर होती है अपनी, उसके जो ए और डी पॉइंट होती है यहाँ पे ऐड होती है स्लिप रिंग S1 एंड S2। उसके बाद है ब्रूसेस। ब्रूसेस कार्बन या ग्रेफाइट की बनी होती है जो स्लिप S1 और S2 पे कनेक्ट होती है, और इसका जो सेकंड एंड होता है वो लोड के द्वारा कनेक्ट होता है, यानी कि जहां से अपन को सप्लाई लेनी होती है वहां से ये कनेक्ट होते हैं। उसके आर्मेचर, उसको अपन छोड़ दिए थे। आर्मेचर क्या होता है, ये एक कास्ट आयरन होते हैं जिसके ऊपर कॉपर की वायरिंग की जाती है। यही जो एन और एस अपना मैग्नेटिक फील्ड है
इसके बीच में ये रोटेट होती है, इसको मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा रोटेट किया जाता है, जिससे अपने S1 S2 तथा B1 B2 के थ्रू लोड में करंट फ्लो होती है। तो इसकी जो वर्किंग है वो स्टडी करते हैं। वर्किंग में क्या होता है, सबसे पहले किसी भी एनर्जी के थ्रू जो अपनी आर्मेचर होती है उसको रोटेट किया जाता है N और S के बीच में। N और S के बीच में रोटेट होने के कारण ये जो ABCD अपनी जो आर्मेचर होती है ये एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। तो ये कभी तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर होती है, कभी इनके पैरेलल होती है, जिसकी वजह से जो करंट होता है S1 S2 में कभी तो हाफ सर्किल के लिए तो सेम होता है और सेकंड हाफ सर्किल के लिए पॉजिटिव होता है। यानी कि करंट फर्स्ट हाफ सर्किल के लिए अगर पॉजिटिव है तो सेकंड हाफ सर्किल के लिए नेगेटिव होगा, या फर्स्ट हाफ सर्किल के लिए नेगेटिव है तो सेकंड हाफ सर्किल के लिए पॉजिटिव होगा। इस तरीके से एक कंप्लीट हाफ सर्किल में अपन को 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव करंट मिलता है, इसलिए अपन इसको अल्टरनेटिंग बोलते हैं। यानी कि पहले पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, यानी एक के बाद एक अपन को करंट फ्लो मिलता है। जो आर्मेचर है उसके थ्रू S1 S2 कनेक्ट होते हैं और S1 S2 स्लिप रिंग्स होते हैं जिनके थ्रू B1 और B2 ब्रशेस कनेक्ट होते हैं, इनसे अपन को करंट मिल जाता है। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट करंट जनरेटर और अल्टरनेटिव करंट जनरेटर, इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, केवल इतना फर्क होता है इसमें जो स्लिप रिंग्स होते हैं इसकी जगह इसमें कम्यूटेटर्स होते हैं। कम्यूटेटर्स इस तरीके से कनेक्ट होते हैं और इनके द्वारा ब्रूसेस B1 और B2 वो फिर लोड सप्लाई होता है। अब कम्यूटेटर क्या, बाकी वर्किंग सेम है, केवल कम्यूटेटर की जो वर्किंग है वो डिफरेंट है। कम्यूटेटर में क्या होता है, जो यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ सर्किल पॉजिटिव है, जैसे सेकंड हाफ सर्किल साइकिल नेगेटिव होता है तो कम्यूटेटर उसको पॉजिटिव में चेंज कर देता है, और जैसे ही सेकंड हाफ साइकिल वापस से नेगेटिव आता है ये इसको नेगेटिव में चेंज कर देता है। इस तरीके से कंप्लीट सर्किल में अपन को एक स्ट्रेट करंट प्राप्त होता है, जिसको अपन डायरेक्ट करंट या डीसी करंट बोलते हैं। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।